हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सी सेट 2020 PIQ सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पार्ट 2। क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विथ रिगार्ड टू 4 नंबर्स PQRS फॉलोड बाय द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, among 4 numbers PQRS which one is the largest? PQRS, इसमें हमें लार्जेस्ट खोजना है, कौन लार्जेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे। S1 R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। दैट मीन्स जो ग्रेटर है उसको हम राइट साइड लिखते हैं। R इज ग्रेटर देन P एन Q। P Q का हमें पता नहीं है, P Q का रिलेशन, तो R P Q से बड़ा है। सो इस स्टेटमेंट में हमें S के बारे में कुछ नहीं पता है, इसका मतलब है हम लार्जेस्ट नहीं बता सकते। हम बस R को बता सकते हैं कि R P Q से बड़ा है, लेकिन S से बड़ा है या छोटा है ये हमें नहीं पता चल रहा। तो S1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब आते हैं S2 पे। S2 क्या बोलता है, S इज नॉट द लार्जेस्ट वन। ये बोल रहा है S लार्जेस्ट वन नहीं है, ठीक है। तो S लार्जेस्ट वन नहीं है मतलब PQR ये तीनों में से कोई एक लार्ज हो सकता है, तो अभी भी हमें लार्जेस्ट पता नहीं है, तो मतलब S2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब दोनों को मैच कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों को मैच करने से हमें क्या पता चल रहा, हमें फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चल रहा था कि जो R है वो PQ से बड़ा है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में हमें डाउट था S पे कि S शायद R से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। लेकिन अगर सेकेंड स्टेटमेंट मर्ज कर ले तो यहाँ बोला है S जो है ये लार्जेस्ट नहीं है, इसका मतलब है S लार्जेस्ट नहीं है, तो ये बट ऑब्वियस हो गया कि R से बड़ा नहीं होगा S, क्योंकि R तीसरे नंबर पे आएगा जो भी इक्वेशन आएगा हमारा, क्योंकि R के बाद एक ही नंबर हो सकता है जो बड़ा हो सकता है, जो कि S हो सकता है। और यहाँ S लिख दिया कि S लार्जेस्ट नहीं है, मतलब R लार्जेस्ट है। इसका मतलब है कि S1 प्लस S2 अगर दोनों स्टेटमेंट को यूज कर देते हैं तो हम इसका आंसर बता सकते हैं कि यस S इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग PQRS। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर C, S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट और क्वेश्चन का है। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम, क्या है। पूछा है इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20। 10 एंड 20 के बीच में यूनिक नेचुरल नंबर है, तो हमें फाइंड करना है वो यूनिक नेचुरल नंबर n है क्या। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, n इज अ प्राइम नंबर। सो स्टेटमेंट 1 n इज अ प्राइम नंबर। इस स्टेटमेंट को अगर डिकोड करेंगे तो 10 और 20 के बीच में कितना सारा प्राइम नंबर आ जाएगा हमारा। 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। मतलब n का हम फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते स्टेटमेंट 1 को यूज करके। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो मान के चलते हैं जो 10 और 20 के बीच में हम नंबर लेते हैं, क्या क्या नंबर होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोला एन लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो जब डिवाइड करेगा 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। हम अगर 17 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 को लेके भी हमारे पास दो नंबर आ जा रहा है, 13 और 17, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे कि अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो क्या पॉसिबल है नंबर निकालना। ऐसे केस में क्या करते हैं ना कि दोनों स्टेटमेंट का नंबर देखते हैं कौन कौन सा हमारा कितना नंबर आया है। तो पहले में देखिए 11, 13, 17, 19 आया है, दूसरे में 13 और 17 आया है। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन भी लेंगे तो हमारे पास 13 और 17 दोनों नंबर आ रहा, मतलब एक यूनिक नंबर नहीं आया है। तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट लेके भी हम आंसर का जवाब नहीं दे सकते। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को ऐसा ही अप्रोच करना है, स्टेटमेंट 1 को डिकोड करके टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लेना है, स्टेटमेंट 2 को डिकोड करके टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर स्टेटमेंट 1 और 2 का जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो यूनिक सेट है, मतलब सिंगल सिंगल सॉल्यूशन है, इसका मतलब है अलोन सफिशिएंट है। अगर सिंगल सॉल्यूशन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इंटरसेक्शन भी सिंगल नहीं आया मतलब दोनों मिल के भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, और इंटरसेक्शन सिंगल आ गया तो मतलब दोनों मिल के आंसर हम दे पा रहे हैं। सपोज इस वाले क्वेश्चन में हमारा 13 और 18 आ जाता तो
18 आ जाता सपोज, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता, 13 हो जाता। इसका मतलब है एक अलोन सॉल्यूशन आया, मतलब n को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते थे हम लोग कि n हमारा 13 हो गया, तो आंसर 13 हो जाता उस केस में। सो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट और क्वेश्चन वाला है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नंबर, यहाँ भी हमें नंबर फाइंड करना है, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, देयर प्रोडक्ट इज 21। सो नंबर्स, सॉरी यहाँ पर नंबर्स लिखा है, मतलब दो नंबर है n1 और n2। पहला स्टेटमेंट है देयर प्रोडक्ट इज 21, तो हमारा पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएगा, 1 और 21, 3 7 हो जाएगा हमारा, 7 और 3 भी हो सकता है, अपोजिट भी है, 21 और 1 हो सकता है। सो ये हमारा 4 पॉसिबल वैल्यू आ गया उस नंबर्स का, ठीक है। तो पहले वाला स्टेटमेंट से तो हम पता नहीं कर पा रहे n1 और n2 एग्जैक्टली क्या है, तो अब मूव करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 पे। देयर सम इज 10, तो S2 में बोला गया है कि देयर सम इज 10, तो हम लोग क्या करेंगे कि सम 10 करेंगे, तो आपके पास तो बहुत सॉल्यूशन है, 2 और 8 हो गया, 3 और 7 हो गया, 5 और 5 हो गया, मतलब इन लगभग आपके पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएगा अगर दो सम हुआ। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। बट अब क्या करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो S1 स्टेटमेंट से आप इसको फिल्टर करेंगे तो आपको लॉजिकली दो ही सॉल्यूशन मिला है, एक 21 और 3 7। ये दोनों तो जस्ट अल्टरनेट नंबर है, प्रिसीजन के लिए हम लोग रख चुके हैं कि चारों पॉसिबल है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, देयर सम इज 10, तो इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग, तो इसका सम क्या हो रहा है हमारा 22, इसका सम हो रहा है 10। दैट मीन्स हमें इन दोनों को मिला के हमें पता चल जा रहा है 3 और 7 अगर नंबर रखते हैं n1 और n2, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं कि n1 और n2 नंबर क्या है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि S1 and S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो दिस C is the right answer. Question is, a man walks down the backside of his house straight 25 meter, then turns to right and walks 50 meter again, then he turns towards left and again walks 25 meter. If his house faces to the east, then what is his direction from the starting point? So ये हमारा डायरेक्शन होता है, this is east, this is west, this is north, this is south. अगर उसका घर ईस्ट के तरफ पॉइंट फॉर्ट है और इनिशियली वो बैक साइड ऑफ हिज हाउस से जाता है, मतलब वो वेस्ट के डायरेक्शन पे जाता है, तो सपोज यहाँ पर है, इसके बैकयार्ड है, तो यहाँ से उन 25 मीटर बैक बैक साइड ऑफ हिज हाउस चला है, दैट मीन्स वेस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि उसका हाउस का फेसिंग ईस्ट है और वो पीछे तरफ से निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, देन ही टर्न्स दी राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, सो राइट टर्न लेता है एंड 50 मीटर वॉक करता है। नेक्स्ट है, देन टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन 25 मीटर, सो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर अगेन चलता है। देन क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, और लास्ट में ये यहाँ पर है, तो ये डायरेक्शन किस पॉइंट पे है। तो अगर हम इसको मैप ऐसे क्रिएट कर लेंगे तो ये हमें पता है नॉर्थ साइड है, ये हमारा वेस्ट साइड है, तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट इज ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। सो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है डिविजिबल बाई 2 एंड सेकेंड स्टेटमेंट है डिविजिबल बाई 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन पे, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। सो पहला जो कंक्लूजन है कि ऑल नंबर डिविजिबल बाई 6 से होगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर ले, एंड हमें पता है कि 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि ऑल द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, बिकॉज इट इटसेल्फ इज इक्वल टू 6, तो ये डिविजिबिलिटी रूल ही है, मतलब पहला कंक्लूजन सही है एग्जैक्टली। सेकंड क्या है, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 4। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज एक नंबर निकाल लेंगे, ऐसा तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है 6 और 4 से और 3 एंड 2 का डिविजिबिलिटी से। सो हम लोग निकाल लेंगे एक नंबर, सपोज हमारा नंबर है 18। 18 नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब कंक्लूजन के हिसाब से ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए,
लेकिन 18 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा गलत है, क्योंकि 18 हम लोग ने एग्जांपल लिया जो कि दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है बट कंक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स कंक्लूजन 2 इज रॉन्ग। इसका मतलब है केवल कंक्लूजन 1 राइट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन इज 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। स्टेटमेंट दिया है ऑल कैट्स आर डॉग। पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग। सपोज दिस इज सी फॉर कैट एंड डॉग के लिए हम लोग रेड यूज कर सकते हैं, दिस इज डी डॉग। ऑल कैट्स आर डॉग, ये हमारा फिगर हो गया वेन डायग्राम। सेकेंड है ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब ऑल कैट्स आर ब्लैक के लिए हमारा यहाँ 2 या 3 केस होगा, मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं 3 केस के लिए 3 फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारा ये फर्स्ट केस के अनुसार कैट डॉग कैट एंड दिस इज डॉग, ठीक है। हाँ, अब आता है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल कैट्स आर ब्लैक। सो ऑल कैट्स आर ब्लैक मतलब एक हमारा ये पॉसिबिलिटी आ गया, इस केस में जो ब्लैक कलर से है वो ब्लैक ही मान लीजिए। ऑल कैट्स आर ब्लैक, ये भी सिचुएशन सही है। दूसरा अगर हम ये सिचुएशन रखें, यहाँ भी ऑल कैट्स आर ब्लैक है। एंड थर्ड सिचुएशन अगर हम ऐसे करके मर्ज करके कुछ रखें, सो इस केस में भी ऑल कैट्स आर ब्लैक है। मतलब हमारा केस 1, केस 2 और केस 3, 3 केस बन रहा है ये 2 स्टेटमेंट के हिसाब से। अब आते हैं हमारा कंक्लूजन पे। सो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। सो यहाँ पर अगर हम लोग केस नंबर 1 कंसीडर करते हैं तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट ग्रीन से मैं कर रहा हूँ, ये पार्ट क्या है, ये डॉग्स नहीं है। ये पार्ट डॉग है लेकिन ब्लैक नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, केस नंबर 1 फॉलो नहीं कर रहा है, आगे हम देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, इसके लिए मैं नेक्स्ट यूज कर लेता हूँ। सो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक फर्स्ट केस में देखते हैं। सो अगर हम लोग ये वाला पॉइंट रखते हैं, तो ये जो कलर मैं कर रहा हूँ, ये पॉइंट अगर रखते हैं तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट है। तो पहला वाला केस में सही हो जा रहा है ये। सेकंड केस देखते हैं, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। सेकंड वाला केस में डॉग का कोई भी पोर्शन हम लोग ले रहे हैं, कहीं भी डॉग्स ले ले, ये हर ब्लैक के इन सर्कल में आ रहा है। इसका मतलब है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ केस नंबर 2। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। सो आपको हमेशा ऐसे जितना केस पॉसिबल है वो कर लेंगे और हर स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि कौन सा केस वॉयलेट कर रहा है। अगर वॉयलेट करेगा दैट मीन्स दैट कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। सो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर दिया है, पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। मतलब हमें निकालना है कि कहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमें आ रहा है। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हम लोग देखेंगे कहाँ पर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ रहा है। देखिए पहला हमें मिल गया 5 और 1, 1 काउंट हो गया। देन हमारा 1 और 4 नहीं होगा, देन 4 7 नहीं होगा, देन 7 3 हो गया सेकेंड, एक और हो गया, देन 2 लिखते जाते हैं। देन 3 और 9 ये भी हमारा एक है 3, देन 9 8 नहीं होगा, देन 8 8 5 भी नहीं है, देन 5 7 एक और है 4, देन 7 2 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 3 1 एक और होगा, 5 1 5 एक और होगा, 6 1 5 के बाद 5 और 8 ये नहीं होगा, देन 8 6 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 3 8 नहीं होगा, 8 5 नहीं होगा, 5 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 4 भी नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 4 9 भी नहीं है और 9 6 भी नहीं है। मतलब हमारा टोटल 6 ऐसा सीक्वेंस है जहां पर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज। सो पहले ए का बता देते हैं कहाँ पर है। ए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है और इसका रैंक क्या है, 16th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। नेक्स्ट वी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। सो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है ए और वी के बारे में, तो नेक्स्ट एक और फिगर बनाएंगे, यहाँ पर वी लिख देंगे। वी का पोजीशन कितना है हमारा 18th, ठीक है। 2 इन्फॉर्मेशन हो गया हमारा। थर्ड इन्फॉर्मेशन, जी इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट एंड, टुवर्ड्स द राइट।
सो जी जो है वो 11th फ्रॉम ए है टुवर्ड्स राइट, सो ए के राइट में यहाँ पर जी बना देंगे जो कि 11th है। इसका मतलब ए और जी के बीच में 10 स्टूडेंट होंगे तब तो जी 11th होगा। सो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड। सो जी के बारे में ही बोला जा रहा है कि जी इज 11th फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट एंड थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड। सो यहाँ से थर्ड फ्रॉम वी टुवर्ड्स द राइट एंड, यहाँ से थर्ड है, मतलब यहाँ पर आपका जी यहाँ पर हो गया और वी और जी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2, मतलब इन दोनों के बीच में 2 बॉयज हैं तब तो जी थर्ड होगा टुवर्ड्स द राइट एंड। सो इतना ही स्टेटमेंट, इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो। सो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है। अब देखिए दोनों को हम लोग को क्लब कैसे करना है। हमें दोनों में जी कॉमन दिख रहा है, अब क्या करेंगे, जी को यहाँ हम कॉमन लिख देंगे। जी हमारा कॉमन हो गया। जी के बाद हमें पता है कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट है और 2 स्टूडेंट के बाद वी यहाँ पर है, तो वी यहाँ हम लोग लिख दिए। उसके बाद हमें ये पता है कि जी और ए के बीच में 10 स्टूडेंट है, तो जी और वी हमारा हो गया, तो यहाँ 2 हो गया और वी एक 3 हो गया। इसका मतलब और 7 स्टूडेंट होंगे और 7 स्टूडेंट के बाद हमारा ए आ जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये टोटल हो जाएंगे, जैसे 7 और वी एक 8 और 2 10, ये 10 हो गए जी और ए के बीच में। तो यही यहाँ पर लिखा है जी और ए के बीच में 10 होना चाहिए, ए और जी के बीच में 10 कर दिए हम लोग और जी हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड बना देंगे और हमें पता है वी का क्या पोजीशन है, वी का पोजीशन 18th है, मतलब यहाँ से वी 18th है, दैट मीन्स 18th पोजीशन हम लोग लिख दिया। और ए का पोजीशन कितना है, 16th है यहाँ से, तो ए का पोजीशन यहाँ पर हम लोग लिख दिए 16th। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ कैलकुलेट करना है, तो अब ध्यान से देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितना होगा, ए 16th है तो 16 तक हमारा ए 16 हो गया। एंड उसके बाद देखिए वी के बीच में ये 7 स्टूडेंट है, मतलब +7 और वी का पोजीशन कितना 18 है, मतलब इधर से 18 बच्चा होगा वी को मिला के +18, ये तीनों का सम करेंगे कितना होगा 16 7 23 +18 दैट इज इक्वल टू ये हो गया 30 41, हमारा 41 टोटल बॉयज़ हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। एक बार ये दोनों को आप सही से क्लब कर लीजिएगा, ये ऐसे इक्वेशन बना के, ऐसे पैटर्न बना के आप लोग आंसर निकाल सकते हैं सब क्वेश्चन का। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन इज 3 स्टेटमेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। सो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें एंड क्वेश्चन है। चलिए 3 स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हु अमंग ए बी सी डी इज द यंगेस्ट, तो हमें फाइंड करना है ए बी सी डी में सबसे छोटा कौन है, हु इज द यंगेस्ट। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 1, सी इज यंगर देन डी। सो हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड जो रहेगा वो ओल्डर होगा, इधर राइट साइड को हम लोग ओल्डर कंसीडर करेंगे, ये कन्वेंशन लेके चलते हैं। सो पहला स्टेटमेंट है सी इज यंगर देन डी, तो सी डी यहाँ कहीं हो जाएगा, बट ओल्डर देन ए एंड बी, ए बी कहीं यहाँ पर होगा, ए बी हमारा पोजीशन पता नहीं है तो ए बी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। सो ये हमारा एक सीक्वेंस आ गया। सो इसमें से हमें फाइंड करना है हु इज यंगर, तो हमें सी डी तो पता है कि ओल्डर है, लेकिन ए बी के बारे में पता नहीं है ए बी में कौन सबसे ज़्यादा छोटा है, मतलब स्टेटमेंट 1 से हम लोग नहीं पता कर सकते कौन यंगर है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। स्टेटमेंट 2 बोला है डी इज द ओल्डेस्ट, केवल एक इन्फॉर्मेशन है डी ओल्डेस्ट है, मतलब ए बी सी इधर कहीं होगा, केवल डी के बारे में पता है, ए बी सी में कोई भी यंगर हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट 2 तो और भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। स्टेटमेंट नंबर 3 आते हैं, ए इज ओल्डर देन बी, इसका मतलब है ए इस साइड होगा बी इस साइड होगा। ए इज ओल्डर देन बी, हम कन्वेंशन देख रहे हैं कि राइट साइड जो लिखेंगे वो ओल्डर होगा, तो हमें पता है ए और बी, इस केस में भी हमें सी डी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम यंगेस्ट अभी नहीं बता सकते ए बी सी डी में। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है क्या हमारा, S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, ये तो रॉन्ग हो गया, हम लोग देखे S1 नहीं अलोन है, अलोन तो तीनों नहीं है। S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट, पहले S1 एंड S2 दोनों को देखते हैं। S1 में हमारा डाउट क्या आ रहा है, S1 में हमें ए बी के बीच का रिलेशन नहीं पता चल पा रहा, और S2 में भी हमारा ए बी सी के बीच का रिलेशन नहीं पता चल रहा। इसका मतलब है ए बी के बीच का रिलेशन स्टिल डाउट है, तो हम लोग ए बी के बीच का क्लियर ही नहीं है, तो यंगेस्ट बता ही नहीं सकते।
तो मतलब S1 S2 दोनों मिला के भी हम आंसर नहीं कर सकते। अब आता है S2 एंड S3 देखते हैं आर सफिशिएंट है कि नहीं। तो S2 में हमारा डाउट क्या है, ABC के बीच का डाउट है, ABC के बीच का रिलेशन नहीं पता है, और S3 में हमें C एंड D के बीच का पता नहीं है। तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो हमें अभी भी A और B के बारे में पता नहीं चलेगा, ए बी के बारे में पता नहीं चलेगा। चलिए सी डी के बारे में पता चल गया, तभी हमारा ए बी सी में सी चलिए हट गया यहाँ से, तो ए बी तो अभी भी बच रहा है, मतलब ए बी के बारे में अभी भी हमें नहीं पता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो अब डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं बिकॉज 3 स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दिए, लेकिन तब भी मैं चौथा स्टेटमेंट दिखाता हूँ कैसे आप चौथा स्टेटमेंट सही है। यहाँ क्या बोल रहा है, S1 एंड S3 टुगेदर आर सफिशियंट। सो S1 में हमारा डाउट क्या था, ए और बी के बीच का रिलेशन नहीं पता था, और S3 क्या है, एग्जैक्टली ए और बी के बीच का रिलेशन पता है। दैट मीन्स बी छोटा है ए से और हमें यंगेस्ट ढूंढना है। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग सी डी बड़ा है और ए बी छोटा होगा, मतलब सबसे छोटा ए और बी में कोई एक होगा, और S3 के अकॉर्डिंग पता चल रहा है बी सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा बी सबसे छोटा होगा, और S1 एंड S3 इज दी सफिशिएंट क्लब टुगेदर टू गिव द आंसर। सो डी इज द आंसर। Question is, how many integer are there between 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? मतलब क्वेश्चन पूछा है 1 से 100 के बीच में हमें पूरा संख्या निकालना है जो कि जिस संख्या में 4 आएगा लेकिन वो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये सिंपल काउंटिंग का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से 10 के बीच में। 1 से 10 के बीच में हमारा एक 4 है, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 नहीं होगा। उसके बाद 4 किसी में नहीं आता। इसका मतलब है अगर 1 से 100 के बीच में, तो हमारे पास संख्या काफ़ी लिमिटेड है। तो पहले हम पूरा संख्या लिख लेते हैं कितना है। 4 14 24 हो जाएगा हमारा, 34, और इसमें से 41 42 43 44 45 46, यहाँ लिखते जाते हैं हम 47 48 49, और उसके बाद 54 हो जाएगा, 64 74 84 और 94। ये इतना नंबर होगा 1 से 100 के बीच में जिसमें एक 4 आया हुआ है। अब हमें सिंपल फिल्टर आउट कर लेना है इसमें से कौन 4 से डिविजिबल नहीं है। सो 14 डिविजिबल नहीं है, 24 डिविजिबल है, 34 डिविजिबल नहीं है, 41 डिविजिबल नहीं है, 42 भी डिविजिबल नहीं है, 43 भी नहीं है, 44 है, 45 नहीं है, 46 भी नहीं है, 47 भी नहीं है, 48 है, 49 नहीं है, 54 आपका 1 14 नहीं है, 64 डिविजिबल है, 74 डिविजिबल नहीं है, 72 डिविजिबल है, 84 डिविजिबल है, 94 आप देखिए 80 14 मतलब डिविजिबल नहीं है। अब बस काउंट कर लीजिए कितना हम लोग डिविजिबल है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स 12 नंबर है 1 से 100 के बीच में जो कि पूरे ये जो कंडीशन है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो आंसर हो जाएगा C 12। क्वेश्चन इज, लेट XY बी द वॉल्यूम, M and N are the masses of two metallic cube P and Q. So P और Q two metallic cube है, M का वॉल्यूम दिया हुआ है M, P का वॉल्यूम M है एंड Q का वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा N। आगे देखते हैं, each side of Q is 2 times that of P. So यहाँ हम लोग साइड लिख लेते हैं। साइड का हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। सपोज साइड इज S, एक साइड का लेंथ देखते हैं, तो इस साइड ऑफ Q is 2 times that of P. So Q का है 2 times that of P. P का सपोज S मान लेते हैं तो Q का साइड हो जाएगा 2S, ये हमारा आ गया। masses of Q is 2 times that of P. यहाँ पर मास ले लेते हैं। So masses of Q is 2 times that of P. So P का मास कैपिटल M लेते हैं तो Q का मास 2 कैपिटल M हो गया। ये हमारा क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन डिकोड हो गया। और हमारा दो इक्वेशन दिया है, U इज इक्वल टू स्मॉल m बाई एक्स एंड V इज इक्वल टू स्मॉल n बाई वाई, और हमें U एंड V में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, x एंड y हमारा वॉल्यूम दिया हुआ था, x एंड y बी द वॉल्यूम। तो x इज इक्वल टू, x किसका वॉल्यूम था हमारा, x हमारा वॉल्यूम था m का, तो m का हमारा साइड s है, तो x क्या हो जाएगा हमारा s क्यूब हो जाएगा।
वैसे ही y वॉल्यूम था हमारा q का, y वॉल्यूम n का था, तो और n का साइड क्या है 2s, तो 2s का क्यूब दैट इज 8s क्यूब, और x और y को हम लोग डिकोड कर लिए। अब ये दो इक्वेशन को हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन को हम लोग को अब डिकोड करना है। तो अब सिंपल ये इक्वेशन सॉल्विंग है, तो हम लोग पहले इक्वेशन को यहाँ डिकोड करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग x का वैल्यू डायरेक्ट बैठाते हैं, u इज इक्वल टू ये जो m है, m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m को हम लोग लिख सकते हैं, ये x से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये p के बारे में बात कर रहा है। p का मास कितना है, कैपिटल M, तो कैपिटल M बाई x का वैल्यू कितना आया था हमारा s क्यूब, और यहाँ पर v इज इक्वल टू n हमारा क्या था, मासेस ऑफ q का मास था, और q का मास हमारा 2m है, तो 2m बाई y हमारा 8s क्यूब है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सिंपल डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो हमारा u बाई वी आ जाएगा, और राइट साइड डिवाइड करेंगे तो m बाई एस क्यूब डिवाइडेड बाई 2m बाई 8s क्यूब। तो यहाँ से हमारा इसको फिल्टर करते हैं, तो m बाई एस क्यूब इंटू, जब ये डिवाइड होता है तो ऊपर चला जाता है, मतलब 8s क्यूब बाई कैपिटल M, 2m आ गया, तो m यहाँ से कट गया, s क्यूब कट गया, और ये 2 यहाँ से कटा 4 टाइम्स, मतलब u बाई वी इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा, तो u इज इक्वल टू 4v, ये हमारा लास्ट इक्वेशन आया है। सो ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा है, u इज इक्वल टू 4b, ये है ऑप्शन नंबर ए। सो ये सिंपल आंसर हो जाएगा। बस ये सिंपल सा हमें बस डिकोड करना था इन्फॉर्मेशन को, और दो इक्वेशन को सॉल्व कर देना था, आंसर निकल गया हमारा। क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। ठीक है, and if the all the 3 student are of the same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 year, so what is the age of the teacher। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सपोज यहाँ लिखा हुआ है कि तीनों स्टूडेंट का एज सेम है, सो मान के चलते x उसका एज हो गया, और एवरेज एज हमारा 20 दिया है, तो हमारा एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3x, मतलब तीनों स्टूडेंट का एज प्लस टीचर का एज हम लोग मान लेते हैं टी अगर टीचर का एज मानते हैं, तो हमें यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड द ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर। इसका मतलब है टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ये हम लोग निकाल लिए। तो 3x प्लस टी डिवाइडेड बाई टोटल कितना होगा, एक टीचर है 3 स्टूडेंट है, डिवाइडेड बाई 4, ये एवरेज दिया हुआ है हमें 20। बस ये इस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर देना है। 3x प्लस टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 20, सो ये 4x प्लस 20, ये 20 उधर जाए 4 उधर जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 80 माइनस 20 60, सो x इज इक्वल टू 60 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 15। ये x का वैल्यू 15 हो गया। हमें पूछा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, तो टीचर का एज t है, दैट इज x प्लस 20, दैट इज 15 प्लस 20, दैट इज क्या हो गया 35। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 35, सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ पर्सन बाउट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, if he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy a car। इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट टाइम भी इसका एक ट्रिक बताया था, आप वही ट्रिक यूज करके आप क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ 3 लाख में वो कार बेचता है, और 3 लाख में कार बेचने के बाद उसको 20% का लॉस होता है। सो पूछा गया है कि कितने में वो कार खरीदा होगा, इसका मतलब है उसने कार को 80 अपने जितने में खरीदा होगा उसके 80% प्राइस पे बेचा होगा, तब तो 20% लॉस है। तो मान के चलिए एक्स में खरीदा होगा, उसके 80% प्राइस मतलब 80/100, एक्स का 80/100 हमारा 3 लाख होना चाहिए। अगर 20% उसका लॉस हो रहा है, इसका मतलब है वो 80% में ही बेच रहा है, और 20% लॉस गेन ये कर रहा है, तो हमें वैल्यू बस इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। सो हम लोग बस रिसफल कर देंगे इसको, 150 होगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ये 0 0 गया, दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, और ये 4 से चला जाएगा, 4 से हम काट देंगे तो 28, 205 और 1230, सो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 75000 इंटू 5। इसे सॉल्व कर लेंगे तो
3 0 लास्ट में, और 25 2 35 37, दैट मीन्स 3,75,000 का उसका लॉस हो जाएगा। सो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सो इसमें सिंपल सा आप लोग को यही करना है, यहाँ पर जैसे 20% दिखे लॉस है, तो मान लीजिए आप जितने में वो खरीदा होगा 80% में बेचा होगा, तो सिंपल 80% वाला इक्वेशन निकाल के आप सिंपल आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन इज अ शॉप ओनर ऑफर अ फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। सो 3 डिस्काउंट ऑप्शन दिया हुआ है शॉप ओनर ने, और हमें फाइंड करना है कि कौन सा बेस्ट होगा कस्टमर के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड देन 20% एंड देन पे द सर्विस टैक्स ऑफ 10%। एक चीज़ आप समझिए, जो सर्विस टैक्स पे होता है वो टोटल अमाउंट पे होता है, वो डिस्काउंटेड अमाउंट पे नहीं होता है। तो पहले आते हैं, सपोज ऐसे क्वेश्चन में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप सिंपल 100 का रेफरेंस लीजिए। सो पहला केस 100 टोटल वैल्यू है, पहले 10% डिस्काउंट हो गया, मतलब 100 का 10% 10 होता है, मतलब डिस्काउंट होकर 90 आ गया। फिर उसमें 20% का डिस्काउंट हुआ, मतलब 20% का डिस्काउंट 90 का 20% 18 होता है। तो इसमें 18 और घटा दीजिए आप, तो 90 में से 18 गया हमारा 72 हो गया। तो टोटल अमाउंट 72, और आपको सर्विस टैक्स 10% पे करना है, तो 100 पे 10% 10 रुपया, दैट मीन्स टोटल फर्स्ट केस में 82 रुपया कस्टमर को पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% देन 10%। तो पहले 100 है, इसका 20% डिस्काउंट, मतलब 20 रुपये डिस्काउंट होगा, 80 हो गया। अब 80 का 10% डिस्काउंट, मतलब 8 रुपया और घटेगा, दैट मीन्स 72 रुपया। सो 72 रुपया, और सर्विस टैक्स पूरा पे लगेगा 100 पे, दैट मीन्स 10 सर्विस टैक्स है, 10 हो गया, दैट मीन्स 82। सो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड सेम आ रहा है। अब आ जाते हैं थर्ड वाले इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड क्या है डिस्काउंट ऑप्शन, पे द सर्विस टैक्स ऑफ 10% फर्स्ट। सो सर्विस टैक्स हमारा 10%, दैट मीन्स 10 ही पे होगा, प्लस देन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड देन 10%। सो 20% वही है, 100 का 20% 80 हो जाएगा, प्लस 10% आपका किस पे करना है, 10% उसके बाद और डिस्काउंट, मतलब 82 पे 10% और मिल जाएगा, मतलब 82 का 10% 8, तो 8 और हो जाएगा, दैट मीन 72। सो यहाँ भी 72 आया, और ये 10 हमारा यहाँ पर आ गया 82, दैट मीन्स तीनों में सेम डिस्काउंट होगा, 82 रुपीज़ का ही डिस्काउंट तीनों में मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें लास्ट, ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सर्विस टैक्स पहले या लास्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें 20 और 10% देखना था। तो उन दोनों में हमारा 72 ही आ रहा है, और सर्विस टैक्स 10 82। सो तीनों इक्वेशन सेम है। सी सेट 2020 PIQ सीरीज़ का पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट होता है। पार्ट 3 और पार्ट 4 भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।